नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मनपा के मुद्दे। इस कार्यक्रम में हम नागपुर महानगर पालिका चुनाव में जो चुनावी मुद्दे हैं उसकी नब्ज को टटोल रहे हैं और ख़ासतौर से उनसे बातचीत कर रहे हैं जिन पर एक तरीके से ये जिम्मेदारी है कि वो चुनावी मुद्दों को तय करें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विधायक परिणय फुके जी। आप हैं तो विधान परिषद के सदस्य, लेकिन सीधे तौर पर एक तरीके से नागपुर महानगर पालिका और उसकी राजनीति से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नज़रिए से क्या लगता है कि क्या है महानगर पालिका के चुनाव में, नागपुर में चुनावी मुद्दे? नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे नागपुर का विकास है, नागपुर में रोजगार है, नागपुर में पानी उपलब्ध होना चाहिए, मूलभूत सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, उनकी स्वच्छता होना चाहिए, गटर लाइन ठीक रहना चाहिए, बाकी भी चीज़ें टैक्स कम रहना चाहिए। और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों रहती है, लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, ये मूल मुद्दा है जी। तो हम चूंकि ये मनपा का चुनाव है, मनपा के मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को या गली मोहल्लों को कनेक्ट जो करता है वो ऑटो करता है, तो हम आपको ऑटो में बैठाएंगे और ऑटो में चलते चलते हम बातचीत करेंगे। तो हम आपको ऑटो में घुमा रहे हैं। कैसी कभी ऐसा संयोग बनता है कि ऑटो में घूमना पड़े, या अब आप विधायक हैं तो ऑटो में नहीं बैठते हैं, जब आप नगर सेवक रहे होंगे तब तो बहुत सारे काम ऑटो से ही निपटाने पड़ते होंगे? मैं तो ऑटो से भी नहीं, ऑटो में बहुत बार घुमा हूँ। और बाहर गाँव जाते तो ऑटो में घूमते, बम्बई में गए तो बहुत बार ऑटो में घूमने मिलता है, लखनऊ या बाकी बनारस या बीच में कुंभ में जब प्रयागराज गए थे तब भी ऑटो में ही घूमे थे। तो ऑटो में तो हमेशा घूमते थे। जब नगर सेवक था तब टू व्हीलर पे घूमते थे। आज भी मैं जब भी मैं कोई वार्ड की इलेक्शन में घूमता हूँ और मेरी बहुत सारी प्रचार सभाएं रहती है भंडारा में, गोंदिया में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे मैं टू व्हीलर पे घूमता हूँ। अभी जैसे आज भी हमारी बहुत सारी प्रचार सभा है तो पास है, बस्तियों में है, तो सब मैं टू व्हीलर पे ही जाता हूँ। आप मौजूदा समय में विधान परिषद के सदस्य हैं, विधायक हैं, लेकिन आप नगर सेवक भी रहे, तो हम चलते चलते हमारे दर्शकों को जो है आपका जो प्रभाग है उसका भी एक तरीके से दिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि नागपुर शहर में जो आम सामान्य नागरिक हैं उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं? और ये भी है कि हर प्रभाग की अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। जैसा आपका जो एरिया है पांड्राबोड़ी प्रभाग 13, हाँ, वहाँ पे अलग तरह की दिक्कतें हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं? नहीं, सबको अलग अलग प्रकार की दिक्कतें रहती। 2007 में मैं यहाँ से नगर सेवक पहली बार चुन के आया था, उसके बाद 2012 में चुन के आया, 2017 में मेरी मिसेस वहाँ से चुन के आई। तो और आप निर्दलीय भी रहे हैं ना? दो बार 2007 और 2012 में मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ। और यहाँ पे तब जो समस्याएं थी, तब यहाँ पे समस्या थी पानी की। तब यहाँ पानी के नल किसी के घर में नहीं था। तब यहाँ समस्या थी अच्छे रास्तों की, तब यहाँ समस्या थी लाइट की, तब यहाँ समस्या थी गटर लाइन की, तब यहाँ समस्या थी स्वच्छता की। और जब मैं नगर सेवक हुआ तब मैंने सबसे पहला शौचालय का सबसे बड़ा, तब खुले में शौच होता था, तो मैं जब पहली बार नगर सेवक चुन के आया तब मैंने 2000 लोगों को उनके घर के अंदर शौचालय बना के दिए थे, पक्के शौचालय बना के दिए थे। उसके बाद हर घर में नल देने का काम मैंने किया। नागपुर में जो 24/7 जो योजना है, ये सबसे पहले मेरे वार्ड से शुरुआत हुई, हमारे बाजीपुर नगर से शुरुआत हुई और पांड्राबोड़ी से शुरुआत हुई। तो उसके बाद सभी रोड मैंने सीमेंटीकरण किए, अंदर बस्तियों में सभी रोड, लगभग सभी रोड मैंने सीमेंटीकरण किए। उसके बाद जब मुझे और फिर दूसरी बार मौका मिला तब मैंने लगभग 1008 लोगों को घर बना के दिए। ये आपका नगर सेवक जब आप थे, ये आपका प्रभाग है और ये फूके पाटिल मार्ग भी है। हाँ। और ये आपकी शॉप यही है? मेरी शॉप है, मेरा कार्यालय भी था जब मैं नगर सेवक था। यहीं पे मैं सामान्य नागरिकों को यहीं मिलता था और यहीं से सब उनका काम करता था। आप वो प्रभाग की दिक्कतों बता रहे थे और क्या कुछ काम आपने किया? नहीं, तो ये फिर उसके बाद पानी का जो था, पानी के हर घर में नल देने का काम किया। पहले सार्वजनिक जगह पे नल रहता था, वहाँ लोग अपने बर्तन लेके आते थे, उसमें पानी भरते थे और वहाँ झगड़े होते थे, क्योंकि 100 लोग पानी भरने आते थे पर 85 लोग पानी भर पाते थे। और फिर उसके बाद जिनको पानी नहीं मिलता था वहाँ झगड़े होते थे। तो मैंने फिर वो देख के मैंने हर एक के घर में, झोपड़पट्टियों में हर एक के घर में नल देने का तब मैंने सभागृह में विषय लिया था। और उसका सबसे पहली योजना घर घर नल देने की, ये हमारे प्रभाग से ही शुरू हुई थी, हमारे वार्ड से शुरू हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। उस घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़े चुनावी वादे जो हैं वो
किए गए हैं आप लोगों के माध्यम से? नहीं, घोषणा पत्र में बहुत सारे चीज़ें जो माननीय फडणवीस साहब, माननीय गडकरी साहब के माध्यम से पिछले 10-15 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, वो सभी विषय इसमें लिए गए। पर प्रमुखता से मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें है, वो है मालिकी हक पट्टे देने का। पिछले 5 सालों में काफ़ी लोगों को मालिकी हक, क्योंकि बाकी लोगों को मालिकी हक पट्टे देने का काम हमने किया है। एक सबसे बड़ा जो विषय है कि पिछले 70-80 साल से झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को जो सबसे बड़ी जो विषय था उनका, वो मालिकी हक पट्टे का। उनको ये घर, उनको असुरक्षितता लगती थी कि हमारा घर कभी भी तोड़ा जा सकता, हमको कभी भी यहाँ से हटाया जा सकता, और ये जगह क्योंकि सरकारी, हमको कभी यहाँ से भगा दिया जा सकता है। और उनकी 70 सालों से डिमांड थी कि यहाँ मालिकी हक पट्टे मिले। पिछले बार ये संदर्भ से हम ये विषय लेके यहाँ पे ये मैदान में आए थे और इलेक्शन भी जीते। उसके बाद मालिकी हक पट्टे भी दिए। फडणवीस साहब ने, बावनकुळे साहब ने इस प्रकार के जीआर पिछले कुछ सालों में निकाले कि अभी मालिकी हक का पट्टा देना बहुत आसान हो जाएगा। पर अभी जो कुछ लोगों के बचे, तो ये बार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि 100% झोपड़पट्टी धारकों को मालिकी हक का पट्टे देना। दूसरा, नजुल प्लॉट धारक जो है उनको 2% भर के, अभी 3 महीने पहले जीआर आया, बावनकुळे साहब ने निकाला है, महसूल मंत्री जी ने, कि हर जो नजुल का जो प्लॉट है उसको 2% वो रेडिरेक्टर के भरेंगे और उसको परमानेंट मालिकी मिलेंगी। तो ये ऐसे बहुत सारे निर्णय, सिंधी समाज को पट्टे देने के संदर्भ का हो या और भी ऐसे निर्णय, ये सब निर्णय किए और ये सब अभी इसके आगे इम्प्लीमेंट होंगे और ये सब झोपड़पट्टी धारकों को उनके पक्के मकान मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे ऐसे आश्वासन है। बाकी भी और कुछ पानी की टाकी है और बहुत सारे विषय, पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो मालिकी हक पट्टे का। पर आप चुनाव प्रचार में भी जा रहे होंगे इस समय, क्या पब्लिक को सबसे ज़्यादा कनेक्ट क्या कर रहा है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ये जिक्र किया कि हर क्षेत्र की या हर प्रभाग की अपने तरह की अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सीमेंट रोड की शुरुआत एक तरीके से आपने आपके प्रभाग में की, आपने इनिशिएटिव लिया कि आपके प्रभाग में सीमेंट रोड बनने चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी देखिए, ये सब गलियां, ये रोड, ये सब मैंने किया हुआ है। तब ये देखिए, अभी आई ब्लॉक है, थोड़े चेंबर्स का छोड़े तो बाकी सीमेंट रोड, ये सीमेंट रोड दिख रहा है आपको कि ये सीमेंट रोड है। पहले डामर रोड था, इसको सीमेंट रोड करने का। तो मैंने कि बड़े बड़े रोड सीमेंट रोड होते हैं, गलियां कच्ची रहती है, तो मैंने ये सोचा कि बहुत जय, तो कि ये सब जो झोपड़पट्टी में भी इनको पक्के सीमेंट के रास्ते मिलने चाहिए। तो मैंने गली से लेके सब कुछ, रोड से लेके सब सीमेंट रोड किया था। पर आपने ये इनिशिएटिव लेके सीमेंट रोड करवाया, लेकिन बहुत जगहों पर, या आप जिस प्रभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके बगल वाला जो प्रभाग है, और वहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा था कि फ्लड आया था, तो वहाँ पर फ्लड वाली एक समस्या थी और उस समस्या का एक बड़ा कारण जो है वो सीमेंट रोड को भी बताया जा रहा है। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? या अगर किसी मतदाता के मन में सीमेंट रोड का विरोध होगा, उसको आप लोग किस तरीके से, या भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एड्रेस कर रही है? देखिए, सीमेंट रोड की जो सबसे बड़ी समस्या जो हुई और जो लोगों को जिसकी तकलीफ हुई, वो सीमेंट रोड के हाइट के कारण। क्योंकि ऐसा है कि डामर रोड था, डामर रोड के ऊपर ही सीमेंट रोड डाला गया। हर साल डामर रोड के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर डलती थी, लोगों के घर पहले ऊपर थे, फिर धीरे धीरे सीमेंट रोड, डामर रोड ऊपर आते गया, और नमस्कार, फिर घर लोगों के नीचे चलते गए, रोड ऊपर आते गया। अभी सीमेंट रोड करते वक्त वापस अपन ने वही डामर रोड के ऊपर सीमेंट रोड किया, अब वो लोगों के घर गड्ढे में हो गए। तो ये ना करते हुए आप रोड खोद के पूरा सीमेंट रोड वही लेवल पे जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को तकलीफ कम होगी। आज क्या होगा, रोड ऊपर हो गए, घर नीचे हो गए, तो पानी जो आता है, बरसात का पानी, वो लोगों के घर में जाता है, इसीलिए लोग नाराज है। मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट रोड करते वक्त नीचे का पूरा खोद लिए और जितने इंच का सीमेंट रोड करना उतना खोद लिए और उसका सीमेंट रोड किए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा। तो पर ऐसा कोई नियम बनेगा तब बहुत उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होगा। अभी तो ये होता है कि ठेकेदार अपना खर्चा बचाने के लिए या अपनी मेहनत बचाने के लिए जो लेयर रोड की है उसी के ऊपर में जो है वो एक तरीके से सड़क का निर्माण कर देता है। ये सब ऐसा नियम ही बनना चाहिए कि पुराना खोद के ही नया डालना चाहिए। आप देखिए, अभी ये रोड है, इसके ऊपर जो सीमेंट रोड करते घर नीचे चले जाएंगे, घर गड्ढे में चले जाएंगे, जो बारिश आएगा तो पूरा पानी, देखिए अभी ये देखिए इधर सीमेंट रोड बना है, ये घर है नीचे, अभी बारिश आएंगी तो घर के अंदर पानी चले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये नियम ही बनना चाहिए। और कौन कौन से मुद्दों जो हैं आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, या एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि चुनावी वादे ये हो सकते हैं? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप विधान परिषद के सदस्य, आप नगर सेवक भले ही पूर्व में रह चुके हों, आपकी जो वाइफ हैं वो पूर्व नगर सेविका रही हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट एसोसिएशन एक तरीके से मनपा से नहीं है।
तो फिर भी पार्टी ने किस तरीके की जो जिम्मेदारी है वो तय की है आपके लिए इस चुनाव में? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं हर बार इलेक्शंस, वैसे मुझे भंडारा गोंदिया जिले की जवाबदारी है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा भी कार्य क्षेत्र है। पर यहाँ से नगर सेवक होने के कारण मुझे इस प्रभाग की जवाबदारी दी और 4-5 प्रभाग की जवाबदारी दी है, जहाँ पे बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो रहता है या बाकी जो कुछ तकलीफें वहाँ है, कोई संगठन के लोग नाराज़ है उनको मनाने का, या जो भी बाकी भी सब चीज़ें इलेक्शन मैनेजमेंट का काम मुझे दिया है, मैं वो कर रहा हूँ। और ये प्रभाग वैसे मेरे इधर, भले मैं अभी भंडारा गोंदिया में पिछले 10 साल से ये कर रहा हूँ, पर मेरा नागपुर में भी लोगों से संबंध है, संपर्क है। विविध माध्यम से लोग मेरे पास काम लेके आते हैं, उनके मैं काम करता हूँ। विविध माध्यम से मैं अनेक संगठनों से जुड़ा हूँ, तो इसलिए मैं वो लोगों को एक मोबिलाइज करके सबको भारतीय जनता पार्टी के काम पे लगा रहा हूँ। और हम जिस प्रभाग में घूम रहे हैं ये पांडाबुड़ी इलाका ही है। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग आपको जानते पहचानते, तो एक नेता या नगर सेवक को ये भी तय होता होगा कि ये घर में हमारा वोट है, ये घर में हमारा वोट है, कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ नहीं करनी है। नहीं, ऐसा होता है कि नगर सेवक करके जो भी उम्मीदवार करके उसने हर एक के पास जाना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, चाहे हमको वोट दे या ना दे, पर हर एक के घर पे जाके वोट मांगना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगे और वो हमको वोट दे। मैं जब नगर सेवक था, मैं अपक्ष था और मैं 2012 में 4000 वोट हाईएस्ट वोट से चुन के आया था। और मेरे ये बस्तियों में हर एक के घर में मेरे संबंध है, 80% लोगों के नाम मुझे पता है। हर घर में जो कौन है, कौन प्रमुख है, कौन उनके दादाजी है, बच्चों तक मेरे को सबके नाम पता थे। तो इतना मेरा हर एक के घर में जाना आना था, हर एक से मिलना था। आज छोटे छोटे बच्चे भी देखिए मुझे पहचानते। तो मैं आज 8 साल बाद ये प्रभाग में आ रहा हूँ, पर क्योंकि 10 साल से मैं गोंदिया बंडर था, 8 साल बाद ये प्रभाग में आने के बाद बावजूद मुझे हर एक से मेरा संपर्क रहा है। हर एक मुझे इधर सबसे मेरा एक वैसे संबंध रहे और सब मुझे चाहते हैं। आपने ये घर बना के दिए, मतलब अपने खर्चे से बना के दिए? नहीं, सरकारी योजना मैंने जो अभी जो घरकुल योजना है, ये महाराष्ट्र में सबसे पहली मैंने ये प्रभाग में चालू की थी, सबसे पहली महाराष्ट्र की। तो उसमें 1008 लोगों को घर बना के दिए थे। तो इस प्रकार के घर जो है वो मैंने बना के दिए काफी। पर ये तो जो बस्ती है इसको क्या रेगुलराइज तो इसे नहीं कह सकते हैं? नहीं, यहाँ किस तरीके के नियम चालू होते हैं सरकारी योजनाओं को लागू करने को लेकर? नहीं, यहाँ सभी योजनाएं लागू होती है, नोटिफाइड स्लम्स है। और यहाँ पे ये भी घर मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा है कि ये सभी योजनाएं लागू कर सकते हैं, सिर्फ योजना लाने की ताकत होना। तो हमने तब पानी पुरवठा की नागपुर शहर की सबसे पहली योजना घर घर नल देने की झोपड़पट्टियों में ये मैंने ही शुरू की थी। अभी ये जो योजना है घरकुल की योजना, ये भी महाराष्ट्र में सबसे पहली योजना मेरे यहाँ हुई थी। तो ऐसा तब से मैं थोड़ा एक्टिव था, शिक्षित होने के कारण मुझे योजनाएं पता रहती थी और वो सब योजना ताकत से इम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे करवाता था। इस बार जो है चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है 120 सीटों का। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें वाकई में आ जाएंगी? अंदर खाने ये चर्चा है कि 120 का नारा वो 400 के नारे की तरह है लोकसभा चुनाव के, लेकिन 90-95 सीट आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। देखिए, मैं आपको 100% दावा कर बताता हूँ कि पिछले बार 110 सीटें थी। 150 में 110 सीटें 108 ने बाद में 2 चुन के थे। हाँ, तो जो संदीप गवई जी और ये बाद में चुन के आए थे। 110 सीटें थी। 110 की 111 होंगी, 109 नहीं होंगी, ये पक्का मैं आपको गारंटी बताता हूँ। तो इसके पीछे की वजह आप इतना दावा कर रहे हैं क्योंकि 3 साल पौने 4 साल हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का राज था, नगर सेवकों वाली व्यवस्था नहीं थी, और ऐसे में नगर सेवकों के नहीं होने की नाराजगी जो है वो भी एक तरीके से नहीं। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 4 साल प्रशासक का राज था, कोई भी नगर सेवक नहीं था, स्वच्छता के संदर्भ में काम नहीं हो पाए, उतनी स्वच्छता नहीं रख सके या इस टाइप का मैं मानता हूँ। पर ये नागपुर में जो नागपुर को देश के सबसे अच्छे शहरों में जो लेके जाने का काम नागपुर महानगर पालिका ने किया, और ये सब करने के पीछे जो है वो माननीय नितिन जी गडकरी साहब है, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, और हर एक को पता है कि वो यहाँ उनका ध्यान रहेगा तो वो ये शहर और भी आगे जाएगा। यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार देने का काम हो, चाहे रास्ते का विकास हो, फ्लाईओवर का विकास हो, चाहे झोपड़पट्टी का विकास हो या मालकी हक पट्टे देने का विषय हो, ये सब गडकरी साहब और फडणवीस साहब ने किया है। तो ये जो इस बार जो हम जो ये कर रहे हैं, ये हमारे ग्रोथ इंजन गडकरी साहब और फडणवीस साहब के भरोसे पे बता रहे हैं कि उनने जो विकास काम किए, उनने जो लोगों का काम किए, उसके कारण हम 120 सीटों पे जाएंगे। पर विपक्ष जो है या विरोधी दल जो है
वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिन कामों को या जिन बातों को गिना रही है मनपा के चुनाव से उसको रिलेट करके बता रही है, तो एक्चुअल में नागपुर महानगर पालिका से जुड़े हुए मुद्दे ही नहीं है। आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप एम्स की बात कर रहे हैं, ये मनपा से रिलेटेड मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो है स्वास्थ्य, पानी, कचरा, इस तरीके की समस्याएं हैं और इस पे जो है काम जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि कचरे पर बहुत अच्छा काम हुआ होता तो जो हमारी स्वच्छता रैंकिंग है वो ऊपर जाती, वो तो खिसक रही है। नहीं, मैं मानता हूँ कि 4 साल में प्रशासक के काल में थोड़ा सा ये स्वच्छता के विषय में थोड़ा सा हम पीछे गए, इसमें कोई दुमत नहीं है। अभी जो हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे तो निश्चित ही 1-2 साल के अंदर हम उसमें हमारा रैंकिंग बढ़ेंगे ही। पर लोगों को एक होप 100% एक विश्वास है कि ये जो काम कर सकता है, शहर को आगे कौन लेके जाता है, तो गडकरी साहब और फडणवीस साहब। गडकरी साहब और फडणवीस साहब की पार्टी कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लोग वोट कर रहे हैं। लाडली बहन जो योजना है ये कौन ला सकता है, तो ये फडणवीस साहब हमारे पास ला सकते हैं। मालिक के पट्टे कौन दिला के दे सकता है, तो ये फडणवीस साहब दिला के दे सकते हैं। यहाँ पे शहर में रोजगार कौन दिला के दे सकता है, तो वो गडकरी साहब दिला के दे सकते हैं। तो इन दोनों के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और इसीलिए हम 120 का टारगेट लेके चल रहे हैं। पर जिन लोगों की आपने सिटिंग नगर सेवकों की टिकट काटी है, उसका जो पार्टी में आंतरिक असंतोष है उसका नुकसान पार्टी को नहीं होगा क्या, आपको लगता है? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ किसी की टिकट काटी या कुछ काटी, कोई किसी को नाराज़ी नहीं होती। 2 दिन ठीक है, दुख होता है, पर उसके बाद सब काम पे लगते हैं। आज आप देख रहे होंगे तो हमारा 99% संगठन ये पूरे काम पे लग गए, पूरे ताकत से काम पे लग गए। और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीदवार ये विषय नहीं रहता, उम्मीदवार कौन है ये विषय नहीं रहता। हमारे इसमें सबके लिए कमल ही उम्मीदवार रहता है, तो वो कमल के लिए काम करता है। तो जिसके हाथ में कमल है उसके लिए वो काम करते हैं। तो उनको वो राजी नाराजी गुस्सा ये सब तो नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और ताकत से काम करते हैं। आपके यहाँ क्यों टिकट कट गई भाभी जी की? वो सिटिंग नगर सेवक थी, तो ये क्या वो टिकट काटी गई उसका परफॉर्मेंस कोई बेस था, या वही जो नियम पार्टी का एक तरीके से चलता है कि एक परिवार में 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो नहीं देंगे, जनप्रतिनिधि के तौर पर नियुक्ति नहीं होगी? देखिए, मैं पिछले 2017 में भी हमको लड़ना नहीं था, तब मैं एमएलसी हो चुका था। पर तब हमारे कोई तो भी फूके परिवार से कोई होना चाहिए, उसके सिवाय ये चुन के आ नहीं सकती है। कभी पिछले 60 साल में या भारतीय जनता पार्टी कभी चुन के नहीं आई थी, कोई तो भी इंडिपेंडेंट या कांग्रेस या यही पक्ष चुन के आए थे, कभी भारतीय जनता पार्टी चुन के नहीं थे। और इसीलिए देवेंद्र जी और गडकरी साहब ने मुझे बोला कि अपने घर का कोई उम्मीदवार होना, तो इसीलिए तब मेरी इच्छा ना रहते हुए, हमारे घर की किसी की इच्छा नहीं रहते हुए भी, परिणीता की खुद की भी इच्छा ना रहते हुए वो इलेक्शन लड़े थे। और तभी मैंने उनको बोला था कि अब पहली और आखिरी बार, इसके बाद हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई तो भी कार्यकर्ता को चांस। इलेक्शन के 6 महीना पहले ही मैं फडणवीस साहब को और गडकरी साहब को, हम दोनों, मैं और परिणीता जाके मिल के आए थे। और तब हमने उनको बताया था कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे ना, आप दूसरा कोई अच्छा उम्मीदवार ढूंढिए। तो उन्हें उम्मीदवार ढूंढने की भी जवाबदारी मुझे ही दी थी कि सब उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार आप ही ढूंढो और आप ही उनको जिता के लाओ करके। और जो नियम जो आया कि विधायक के घर में या लोग खासदार के घर में टिकट नहीं देंगे, ये अभी आया, 15 दिन पहले आया था इलेक्शन के। मैंने तो 6 महीना पहले ही बता दिया था कि पेपर में भी छप के आया, सभी पेपर में, जितने भी पेपर्स में जो इंटरव्यू हुए या जितने पेपर्स में हमको पूछा गया, तभी हमने पहले ही बताया था 6 महीने से कि हम अगला इलेक्शन लड़ने वाले नहीं। हमने हमारे वार्ड के लोगों को बता के रखे थे कि अगला इलेक्शन हम लड़ेंगे नहीं, और जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देंगे तो उसको चुना के लाएंगे हम। और हमारे कार्यकर्ता सब ने ये बोले थे कि आप जिसको बोलेंगे उसको हम चुना के देंगे। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने हमारा निर्णय था कि 2007 से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा, आज लगभग 22-23 साल हो गए। तो एक ही जगह पर मैंने प्रतिनिधित्व, मैं एमएलसी हो गया, 2 बार एमएलसी हो गया, मंत्री बन गया, और उसके बाद भी वापस नगर सेवक लड़ना ये मेरे को उचित नहीं लग रहा था और मेरे मिसेस को भी उचित नहीं लग रहा था। और इसीलिए परिणीता और हमने निर्णय लिया कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे करके। और आज प्रमुखता से हमने जो 4 उम्मीदवार दिए पार्टी को, वही 4 उम्मीदवार को पार्टी ने भी टिकट दिया और उनको जिताने की भी जवाबदारी हमारी है। हम परिणीता तो डोर टू डोर घूम रही है, मैं भी सभाएं मीटिंग लेके सबको बोल रहा हूँ, और 100% 4 उम्मीदवार हमारे चुन के। नहीं, पर उनका काम तो अच्छा था। हमने भी उनको देखा है कि हाउस में जब वो बोलती थी या बात रखती थी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर वो बातचीत रखती थी और इंटेलेक्चुअल वे में बातचीत रखती थी। तो ऐसे में आपने कहीं अपनी बात मनाने के लिए आपने एक अच्छे जनप्रतिनिधि का नुकसान नहीं करवा दिया जनता के लिए? नहीं, तो वो काम तो करते रहेंगे, अभी भी करते रहेंगे। कोई नागपुर महानगर पालिका में ही नगर सेवक बन के जाएंगे तो ही अपन सामाजिक काम कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एमएलसी था, एमएलसी इतने साल था,
तो अभी भी आज भी लोग मुझे काम बताते हैं ये बस्तियों में। आज आपने अभी देखा अपन ने, हम्म। हर एक आदमी, हर छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक जन मुझे पहचानता है, जबकि मैं पिछले 5 साल में आया नहीं हूँ यहाँ पे। तो आप बता रहे थे कि 8 साल में आप जा रहे हैं। हाँ, 8 साल बाद आज मैं घुमा हूँ अंदर बस्तियों में। तो मैंने यहाँ पर हर एक जन को पता है मेरा काम है। कोई भी मेरे पास आया तो मैं, किसी को हॉस्पिटल की अड़चन हो, किसी को हॉस्पिटल के बिल की अड़चन हो, किसी को कोई मुख्यमंत्री सहायता निधि होना हो, किसी को कोई वैयक्तिक काम हो, किसी को कुछ भी काम हो, वो मैं करता ही हूँ। तो काम करने के लिए कोई पद की आवश्यकता ऐसा मुझे लगता नहीं है। परिणीता भी काम करते रहती है, कोई भी आता है सबको मिलना है, कोई कार्यक्रम में जाना है, अनेक उद्घाटन और सब इधर हमारे बस्ती में कोई भी दुकान खुल रहा है, कोई होटल खुल रहा है, कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है, कोई छोटा सा ठेला खुल रहा है, तो आज भी परिणीता को ही बुलाते हैं। जबकि हमने तो 1 साल पहले निर्णय ले लिया था कि नहीं लड़ना करके। पर एक लोगों का प्यार है, लोगों के काम हम करते रहते और करते रहेंगे। तो इसके लिए कोई पद रहना जरूरी नहीं है। कोई कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, उसको टिकट मिलना चाहिए। वो क्योंकि काम करता है ग्राउंड लेवल पे जुड़े, तो उसको निश्चित ही मिलना चाहिए। और भगवान ने और पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है। 2 बार MLC हो गया, मंत्री रह गए, ऊपर वाले ने चाहा तो, या पार्टी ने चाहा, नेताओं ने चाहा तो फिर से बनेंगे। पर हर बार क्यों हम नहीं बनना चाहिए, ये भावना भी गलत है। और जब हम हमारे गोंदिया भंडारा जिले में टिकट बांटते हुए लोगों को बोलते हैं कि नए लोगों को चांस देना चाहिए, नए लोगों को चांस देना, और खुद के वक्त फिर अपना परिवारवाद चलाना, ये गलत बात है। हम जो बोलते हैं उस पर हमने स्टिकअप रहना। अपनी शुरुआत, कोई भी चीज़ की शुरुआत अपने घर से होना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत, और इसकी शुरुआत हमने अपने घर से की। पर आप मंत्री भी रहे, मंत्री का जिक्र किया आपने, और आपके प्रभाग का ही जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय। आप मेरे ख्याल से जब मंत्री थे तब आपने इनिशिएटिव लिया था अंबाझरी गार्डन के रीडेवलपमेंट का। वो काम अभी बहुत रुका हुआ है, तो और गार्डन भी मेरे ख्याल से बंद है, उसका भी लाभ जो है वो नागरिकों को नहीं हो रहा। तो उसको लेकर क्या कुछ सोच है और क्या कुछ भविष्य में हो सकता है? नहीं, ऐसा है कि मैं जब नगर सेवक था तब हमने अंबाझरी तालाब लेक के पीछे 1800 एकड़ जगह है, उसको डेवलपमेंट करने का हमने चालू किया था। 2012 में उसको पूरा हमने कंक्रीट कंपाउंड वॉल किया, क्योंकि लोग अंदर चले जाते थे, गाय भैंसे अंदर छोड़ दिया जाते थे, उससे सब झाड़ का नुकसान होता था। और उसके बाद 10,000 झाड़ों का प्लांटेशन किया। हर साल हम 5,000 झाड़ उसके बाद भी प्लांटेशन करते आए। उसके बाद आज वहाँ पूरा एक अर्बन फॉरेस्ट हमने डेवलप किया, और वो 1800 एकड़ को पूरा एकदम बढ़िया डेवलप, रोड अंदर रोड है, पाथवेज है, मचान्स है, ये सब बना है। तो ये मैंने 2012 में इसका शुरुआत की कंपाउंड वॉल का। तब के मंत्री पतंगराव कदम जी थे, फॉरेस्ट वन मंत्री, उनसे मैंने तब निधि लाया था। फिर 2014 में माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री बने, उनके हाथ से वो इसका गार्डन के अंदर के विकास कामों का, फॉरेस्ट के अंदर के, बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर के रास्ते और बाकी सब चीज़ों का भूमि पूजन किया। 2019 में जब मैं वन मंत्री था तब उसका उद्घाटन किया। तो एक बड़ा 1800 एकड़ बहुत सुंदर डेवलप किया। लोग वहाँ वॉकिंग पे जा सकते हैं, सब ये कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे लोगों को एक बड़े पैमाने पे एडवेंचर स्पोर्ट्स है और एक रोजगार की निर्मित वहाँ पे की। बड़े पैमाने पे हमारे बस्तियों के लड़के वहाँ पे काम करते हैं, उनने कुछ और छोटे छोटे ठेले लगाए, किसी ने होटल्स लगाए। तो ये माध्यम से भी एक अच्छा काम उसमें किया जा रहा है। आपने भंडारा गोंदिया का जिक्र किया, नाना पटोले से आपकी टशन क्यों है? आप तो खैर वहाँ का रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी है, लेकिन बड़ी टशन दिखाई देती है। 2 कुनबी नेता अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इतनी भारी टशन। तो ये टशन राजनीतिक टशन है, दिखावे की टशन है, ये वाकई में कोई टशन है? नहीं, देखिए वैसा हमारा कोई झगड़ा नहीं है। नाना पटोले जब भाजपा में थे तब हमारे वो नेता थे, पर जब भाजपा छोड़े तो भाजपा संभालने की जवाबदारी मुझ पे आई। वहाँ पे दोनों जिले पे भाजपा को वर्चस्व रखने की, तब भाजपा, जब मैं वो जिले में आया भाजपा तब 4थे नंबर की पार्टी थी, आज पहले नंबर की पार्टी है। तो निश्चित ही अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए, अपने कैडर को सुखरूप रखने के लिए थोड़ा कभी झगड़ा होता है, पर वैसा कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है। मतभेद है हमारे, मनभेद नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कोई झगड़ा करके अपना देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल विषय की वहाँ पे आपको अपनी संगठना खड़ी रखने के लिए, अपना मुद्दे रखने के लिए, तो वो तो उतना रहेंगे ही। एक सवाल आपसे ऐसा है, आप विधान परिषद के सदस्य हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बातचीत होती है। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि विधान परिषद के अगर आप अपर हाउस के अगर आप सदस्य हो जाएं, तो एक तरीके से ग्राउंड की जो पॉलिटिक्स है और पब्लिक से जो कनेक्ट है, उसकी थोड़ी सी दूरी की बात कही जाती है। बतौर कि आप अगर विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव हों या
काउंसिल के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अगर आप ये हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कनेक्ट वाकई में थोड़ा बहुत कम होता है कि लोग भी हिचकिचाते होंगे कि आप सीधे तौर से जनता से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, तो क्या आपके पास में आए और आप समस्याओं का निराकरण करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो मैं नगर सेवक से मेरी शुरुआत हुई और वो भी अपक्ष नगर सेवक। 2 बार मैं नगर सेवक रहा, तो मेरा हमेशा एक कहना है कि वंस अ नगर सेवक ऑलवेज अ नगर सेवक। तो उसने क्या, एक बार नगर सेवक की जिसने काम कर लिया नगर सेवक का, तो उसको इतनी आदत हो जाए डायरेक्ट लोगों से संपर्क में रहने का कि आदत ही हो जाती है हमको कि लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रखना, लोगों का फ़ोन उठाना, लोगों के काम करना, लोगों को मिलना, लोगों के प्रोग्राम्स में जाना, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना, तो हमको आदत ही हो जाती। और इसीलिए वो आदत है, एमएलसी हुए तो भी नेता है। और ये गलत धारणा है कि कुछ लोगों ने गलत धारणा बना ली कि एमएलसी होगी तो सामान्य लोगों में काम नहीं करना। मैं पहले दिन से सामान्य लोगों में काम कर रहा हूँ। भंडारा गोंदिया हो, नागपुर जिला हो, नागपुर ग्रामीण हो, नागपुर शहर हो, यहाँ पे कोई भी सामान्य व्यक्ति मुझे कभी भी आके मिल सकता है, मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है, मुझे कोई भी काम बता सकता है। और मैं सबको हमेशा सबके साथ खड़ा रहता हूँ, सबके काम करता हूँ। मैं कभी किसी की जात नहीं देखी, किसी का धर्म नहीं देखा, कभी किसी की पार्टी नहीं देखी, और सबको मदद करने का, सबको सबके काम करने का मैं काम करते रहा हूँ। तो ऐसा कई, और जमीन के ही लोग हैं, अल्टीमेटली तो जमीन में जाना है, तो जमीन से जुड़े रहना, और जमीन में लोगों का ही काम करने के लिए हमको पद क्यों दिया? ये प्रतिष्ठा हमको लोगों के कारण है, तो लोगों के कारण प्रतिष्ठा तो लोगों की सेवा में ही हमने देना चाहिए। और कोई एमएलसी बना तो कोई बहुत तीर मार लिया ऐसा नहीं रहता। अब एमएलसी बने तो लोगों के काम करने बने, तो इसलिए लोगों के काम करते रहना चाहिए। नहीं, पर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनकी राजनीति में एड़ियां घस जाती हैं, लेकिन इस तरीके के मौके उन्हें नहीं मिलते हैं। ये मौके आपको मिले, आप ऐसे समय में 2007 में मुझे लगता है कि पार्टी वर्सेस पार्टी की राजनीति नागपुर शहर में चरम पर थी, और अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हैं तो आप एक तरीके से आपके साथ में पार्टी का फोर्स रहता है। उन सब के बीच में आप इंडिपेंडेंट जो चुन के आए, तो मुझे लगता है कि 2007 के उस चुनाव की कुछ यादें हो आपको कि किस तरीके से आपने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया था, और क्या आपको लगा था कि चुनाव मुश्किल है, और किस स्ट्रेटजी के तहत आपने चुनाव जीता था? नहीं, ऐसा है कि मेरा एक मैं तब मेरा तो जब कॉलेज से निकला हुआ था, कॉलेज में रहते हुए भी दोस्तों हमारे तो ग्रुप्स थे, कहने तब भी सब कॉलेजेस में ग्रुप थे, दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना या किसी के अड़ी अड़चन में खड़ा रहना, सुख दुख में खड़ा रहना, तो ये मेरा बचपन से ही मैं वैसा एक्टिव था। और जब थोड़ा बड़े हुए तो हमने नवरात्र मंडल की स्थापना की, उसमें काम किए, तो उसके कारण काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। तो मेरा क्या था कि हमारे जो दोस्त थे, मेरे उम्र के जो सब दोस्त थे, मैं तो तब 25 साल का था, तो हमारे सब उम्र के दोस्तों ने ठहरा कि अपन ने लड़ना चाहिए, तो हमने लड़ा इलेक्शन ये। और सब बोलते उस समय वार्ड था या प्रभाग था? वार्ड था, सिंगल वार्ड था। और मैं भी ये मानता हूँ कि सिंगल वार्ड था, इसीलिए मैं अपक्ष चुन के आया। समझो 4 का प्रभाग रहता तो मुझे नहीं लगता मैं अपक्ष चुन के आ सकता हूँ। पर अच्छा क्या है, आपको क्या लगता है कि कौन सी व्यवस्था बहुत बेहतरीन है, वार्ड वाली या प्रभाग वाली? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। लोगों की जब सही में सेवा करना है, और क्योंकि नगर सेवक ये सही में सेवक रहता है, तो ये कोई नेता नहीं रहता है, नगर सेवक ये कभी नेता नहीं रहता है, ये सेवक रहता है। और जो लोगों के एक फ़ोन पे उपलब्ध रहे, लोगों के कोई भी छोटे से छोटे काम के लिए उसके घर तक पहुंच जाए, वही नगर सेवक रहता है। तो ये आप वार्ड में ही कर सकते हैं, एक छोटे वार्ड में ही कर सकते हैं। आप पूरे प्रभाग में, इतने बड़े प्रभाग में जहाँ 60-70 हज़ार की लोक संख्या है, वोटर संख्या है, या 80-90 हज़ार 1 लाख की पॉपुलेशन है, ऐसे इतने बड़े एरिया में आप मुझे नहीं लगता है कि अकेले कोई काम कर सकता है। पर आपने आपकी पार्टी फोरम में नहीं रखा कि इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है प्रभाग की व्यवस्था पे? नहीं, तो पार्टी को लगता है कि बड़े प्रभाग होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का दृष्टिकोण अलग है कि एक आदमी नहीं उपलब्ध रहा तो दूसरा रहेगा, दूसरा नहीं रहा तो तीसरा रहेगा, तीसरा नहीं रहा तो चौथा रहेगा, या वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा, टीम वर्क होगा। तो पार्टी का ये सोच है, इसलिए पार्टी ने प्रभाग सिस्टम किया है। मेरी ये सोच है कि सिंगल एखादा नगर सेवक रहता तो ज़्यादा उपलब्ध रहता है, लोगों को तो ज़्यादा टच में रहता है ज़्यादा, क्योंकि आप छोटा सा वार्ड है 10,000 की लोक संख्या वाला, तो वहाँ से किसी का फ़ोन है तो जा सकता है, मिल सकता है तुरंत। आज प्रभाग इतने बड़े हो गए, एरिया में 15-15, 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक छोर से दूसरे छोर तक, तो वहाँ पे काम करना बहुत कठिन होता है। विकास निधि लाने से लेके तो काम करना, संपर्क में रहने से लेके, तो लोगों को उपलब्ध रहना चाहिए। नगर सेवक ऐसा होना चाहिए कि किसी ने फ़ोन किया तो 10 मिनट में वो उनके घर तक पहुँचना चाहिए। तो ये छोटे वार्डों में पॉसिबल है, बड़े वार्डों में पॉसिबल नहीं। चलिए सर, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आपके साथ चाय भी पियेंगे।
महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कई तरह के एक तरीके से हम इसे एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक से कनेक्ट करने के इनिशिएटिव के तौर पर देख सकते हैं कि कई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में तर्री पोहे पर कट्टा किया, उनका एक इंटरव्यू भी आया है, इसमें वो खाने पीने के जो ब्लॉगर हैं उनके साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे इंटरव्यूज़ के माध्यम से कई सारी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती है। हम परिणय फुगे जी का इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके साथ में हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कि एक स्ट्रेटजी भी जो बदली है, आप जब अपक्ष नगर सेवक थे, निर्दलीय नगर सेवक थे 2007 से लेकर 2025 के बीच में अगर हम देखें तो सिनेरियो पूरा चुनाव प्रचार का भी जो है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़े हाईटेक तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई दे रही है। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2007 और 2025 में दोनों चुनावों में या जो पूरा का पूरा कालखंड रहा है उसकी पूरी प्रक्रिया को अगर आप रेखांकित करें तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब वार्ड पद्धति 2007 में, तब ये 1-to-1 संबंधों का इलेक्शन था। हर एक आप कितने व्यक्तिगत कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों आपने काम किए, छोटे छोटे लोगों का काम, किसी का राशन कार्ड बनाने का है, किसी को संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना चालू कराना है, और किसी को मेडिकल हेल्प करा दो या किसी के अड़ी अड़चन में खड़े हो जाए, किसी के मैयत में आप कुछ मदद कर दो। तो इस प्रकार का सब था और यही प्रचार के मुद्दे रहते थे और डोर टू डोर जाके हर एक घरों में बैठ के वो प्रचार होता था। हर घर में, हर मंडल में, हर विहार में, हर मंदिर में बैठ के ये प्रचार होता था। और अभी जो मैं 2025 या 2026 में प्रचार देखता हूँ तो ये पूरा अभी हाईटेक हो गया है। अभी सब सोशल मीडिया का, हर चीज़ की रील्स। कैंडिडेट तो अपने साथ में इन्फ्लुएंसर्स को लेके घूम रहे हैं, मोबाइल वाला दो चार मोबाइल वाले हर कैंडिडेट के पीछे चलते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और अभी थोड़ा प्रचार भी उस टाइप का हो गया। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स, बड़ी बड़ी सभाएँ, आपका रैलीज, रोड शोज, इसके माध्यम से प्रचार हो रहा है। तो ये तो एक बड़ा फ़र्क है। तो ये, और इसमें कौन ज़्यादा प्रोएक्टिव आपको दिखाई दे रहा है? यानी उम्मीदवार की पार्टी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आप देखिए कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया कोई ना कोई प्रोग्राम्स लाती है, प्रचार के माध्यम से लाती है। तो वो अभी भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अग्रसर रहती है। और ये सब कुछ भी नया लाने के लिए आपकी संगठन भी उतनी प्रोएक्टिवली उसको ये करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब कर सकती है और अच्छे से करती है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी के विधायक हैं उन विधायकों को अलग अलग जो प्रभाग है उसका एक तरीके से टारगेट दिया गया है कि इन प्रभाग में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, या कैंडिडेट जो है इनको जिता के लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। तो आपके पास में क्या कुछ जिम्मेदारी है? तो मुझे है प्रभाग क्रमांक 13 है, जिसमें आप ही अपन घूमे, प्रभाग क्रमांक 10 है, प्रभाग क्रमांक 12 है। तो ऐसे कुछ 4-5-6 प्रभाग है जिनकी मुझे जवाबदारी दी है कि जो थोड़ा सा पार्टी को लगता है कि ये टफ प्रभाग है, पिछली बार जो हारे हुए या थोड़ा सर्वे में कम आया हुआ है, तो ये सब प्रभागों की जवाबदारी दी है। ऐसे विविध सभी एमएलएस को, उस टाइप का एमएलए जो एमएलसीज है, हमारे प्रमुख नेता है, संगठन के नेता, संगठन के लोग, उनको इस प्रकार की जवाबदारी दी गई है। और आपको लगता है कि ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है उस पर आप कितना सफल होंगे, कितना असफल होंगे, या कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि नेता को और उम्मीदवार को तो ये पता चलता है कि हवा आखिर किस तरीके से है और उसको फिर बदलने में कई तरह की मेहनतें होती हैं। देखिए, मैं 2 दिन से मैं संपर्क में लोगों के मैं मीटिंग्स में जा रहा हूँ। वैसे संपर्क में काफ़ी दिनों से सबको बुला के मैं ये किया, पर आज मैं मतलब 2-3 दिन से मैं लोगों की मीटिंग ले रहा, जो कॉर्नर मीटिंग जिसको बोलते हैं, सभाएँ बोलते हैं, या चौक में जाके जैसे मिलना रहता है, मंदिरों में, विहारों में। तो मुझे 2017 से ज़्यादा ये बार मुझे लोगों के इसमें ओवरऑल रिस्पांस अच्छा दिख रहा है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को मालकियत के पट्टे मिलने वाले, झोपड़पट्टियों में वगैरह मालकियत के पट्टे मिलेंगे। दूसरा झोपड़पट्टियों में यह है कि लाडली बहन योजना का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट ये महिलाओं में, सभी लाडली बहनों में। यानी हमारी अभी जब कोई स्टार प्रचारक होगा तो ये सब हमारी लाडली बहन। मनपा के चुनाव में भी लाडली बहना का मुद्दा काम कर रहा है। बिल्कुल एकदम अच्छे से मुद्दा काम कर रहा है। आज हर महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिल रहा है। एक उनके लिए तो बहुत बड़ा एक मदद सरकार के माध्यम से, देवा भाव के माध्यम से। और ये सब देवेंद्र भैया को देवा भाव बोलते हैं, सब सीएम साहब को अपना भाई मानते हैं। और ये अपने भाई की पार्टी के साथ
खड़े, ये मुझे लोगों से जब महिलाओं से बात करता हूँ तब मुझे ये समझ में आ रहा है, देखने में आ रहा है। ओबीसी फैक्टर भी काम कर रहे हैं चुनाव में? नहीं, ये सब इलेक्शंस में, महानगर पालिका के इलेक्शंस में मुझे नहीं लगता कोई जात का या धर्म का कोई फैक्टर काम करता है। ये वैयक्तिक इलेक्शंस है, वैयक्तिक संबंध वाला इलेक्शन है, वैयक्तिक काम जिसने किए, काम करने वाला कौन है, ये वाला इलेक्शन। तो मुझे पर कैंडिडेट तय करते समय ये भी तो देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन से समाज का है, किस समाज के यहाँ पे कितने वोट है और कैसे वो डाइल्यूट होकर हमारी तरफ आ सकते हैं या पार्टी को मिल सकते हैं। नहीं, ये देखा जाता है, पक्का ही देखा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे नहीं लगता ये कोई इलेक्शन के मुद्दे हो सकते। विधानसभा लोकसभा में ठीक है, पर महानगर पालिका के इलेक्शन में ये जाति का कोई मुद्दा मुझे नहीं लगता हो सकता है। चलिए अब हम आपसे बातचीत को ख़त्म करके, मुझे बड़े दिनों से ये मन था कि जब आपका इंटरव्यू करूँगा तो आपसे ये सवाल पूछूंगा। थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में ये सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हमारी जनता होगी, जो आपको जानती होगी, उनके भी मन में ये सवाल होगा कि आपकी जो जीवन संगिनी है, आप दोनों का जो नाम है और उस नामों के मिलने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। परिणय, परिणीता, और उन दोनों शब्दों के अपने तरह के अलग मकसद हैं। तो ये किस तरीके से इसका मिलन हुआ और नामों का किस तरीके से जुड़ा हुआ, ये अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके। मेरा नाम परिणीता मेरे बड़े पिताजी है, उनने रखा है। और हमारे घर में सबके नाम के पीछे, नाम रखने के पीछे कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए। नाम ऐसे रखा था कि जिसमें अर्थ होना चाहिए। तो परिणय बोले तो मिलन, आप बोलते हैं मंगल परिणय, जैसे मंगल परिणय, तो मिलन बोलते हैं, मिलनसार बोलते हैं, या सब लोगों को जोड़ने वाला बोलते हैं। तो उस टाइप का मेरा नाम रखे थे। मेरे बड़े भाई का नाम परीक्षित, उसका परीक्षित राजा के ऊपर था। परिमल है, इंद्रनील है, ऐसा हमारे घर में सबके नाम कोई ना कोई उस पर ये था कि संकेत था मेरे छोटे भाई के नाम। तो ये सब नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। और जब मेरे परिणीता के साथ शादी जुड़ी, जब हमारी एंगेजमेंट हुई, तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि उसका नाम तब शिम्पा था। अच्छा, शिम्पा था। तो ये शादी के बाद वाला नाम? शादी के पहले वाला नाम है शिम्पा और शादी के बाद परिणीता। परिणीता, तो शिम्पा उसका नाम था। तो मैं उसका मतलब पूछता था, तो वो बता नहीं पाती थी इसका कोई मतलब नहीं करके, वो तो ऐसे ही। और उसका मतलब मुझे शेल लगता है, शिम्पा ने शेल, जो आप जिसमें से मोती निकलता है। तो मुझे वो मैंने नहीं, अपना ऐसा कुछ तो मैचिंग नाम चाहिए। अच्छा। और फिर हम पिक्चर देखने गए थे, तो पिक्चर का नाम था परिणीता। अच्छा। एक पिक्चर आई थी परिणीता करके, तो हमने फिर वो डिसाइड किया था कि ये नाम रखते करके। अच्छा। हम दोनों पिक्चर देखने गए थे, परिणीता नाम हम तब किए थे। और कोइंसिडेंटली परिणय परिणीता एक अच्छा ये हो गया। तो ये चलन अब भी है कि शादी के बाद में जो बहू है या जो पत्नी है उसके नाम बदलने का, या आप लोगों ने अपने तरीके से? हमारे घर में तो है वो चलन। अच्छा। हमारे घर में मेरे मदर का भी नाम पहले दूसरा था, फिर चेंज किया मेरे फादर ने, मैंने भी किया। ऐसा कुछ तो ऐसा कोई चलन नहीं है, पर जिसको जो अपने अपने पर मैंने चेंज किया। और हमारा ये था कि नाम चेंज किया, उसने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो ये नाम चेंज करने के बाद में मनोमिलान और अधिक हो गया और दाम्पत्य जीवन और सुखकर हुआ? नहीं, हाँ, वैसा हमारे दोनों में अंडरस्टैंडिंग थे। हम दोनों एजुकेशन बैकग्राउंड से थे। वो नौकरी करती थी, मेरा छोटा सा व्यवसाय था। तो हमारा वैसे भी सब अच्छा था। नाम से तो ठीक है, नाम अच्छा है तो लोगों को भी सुनने अच्छा लगता, हमको भी बोलने में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये मालूम भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा कि आपकी जो शुरुआत हुई किराने की दुकान के साथ। हाँ, और वो दुकान अब भी है? अभी भी है। मेरी तो शुरुआत एक छोटे से इस टाइप के चाइनीज रेस्टोरेंट से हुई थी। अभी जैसे मतलब ऐसा आपकी कहानी नहीं है कि आप पुराने जमाने के पाटिल हो और फिर जीवन यात्रा बढ़ती बढ़ रही हो? पुराने जमाने के मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। उसके पहले हमारा पूरा खानदान मालगुजारी थे, तो पाटिल लोग थे। मेरे फादर भी बड़े ये थे। हमारी बड़ी खेती बाड़ी भी बड़ी थी, अभी भी बड़ी है। कोई उसमें 100 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, वो कोई उसमें विषय नहीं है। और मुझे हमेशा लगता था कि मैंने खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खुद के ताकत पे, खुद के बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने खुद का जो भी किया, खुद का किया। छोटा मेरे पिताजी का, माताजी का, मेरे परिवार का हमेशा मेरे को साथ रहा। पर मैंने बोला था कि खुद के पैरों पे खड़े होने की तो कॉलेज टाइम से मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो पहले एक चाइनीज़ का जो ठेला रहता है उसपे से शुरू किया, फिर किराने की दुकान की, फिर कुछ ना कुछ तो एजेंसी थी मेरे पास, पैराशूट जो तेल रहता है वो एजेंसी थी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय करते करते फिर आते गया। और पुराना मेरा किराना दुकान जो था मेरा अनाज का, तो वो चालू है। मैं कि उसमें से ऐसा कुछ बहुत उत्पन्न नहीं होता, पर
एक ठीक है वो माध्यम से अपन कनेक्टेड रहते हैं, उसमें भी मैं 7-8 साल से गया नहीं, पर वो एक चलता है तो एक अपना कुछ तो भी जिससे अपनी शुरुआत हुई है उसको भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे मैं ये जो प्रभाग है जिधर से मेरी शुरुआत हुई 2007 में पांड्राबुड़ी संजय नगर या ये सब एरिया, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं परिणीता। तो हम वहाँ पे लोगों से संपर्क में रहेंगे, लोगों का काम करते रहेंगे, कुछ भी वहाँ अड़चन रही तो हम खड़े रहेंगे। वैसे वो मेरा किराना दुकान है, तो कुछ भी हो जाए दुनिया में वो दुकान रहेगा, और कितने बड़े हम हो जाए, कुछ भी हो जाए, और वो दुकान रहेगा। और वो दुकान अपनी शुरुआत है वहाँ से, वहाँ खुद बैठ के एक एक पैसा जमा करते करते ये है। और वो दुकान हम मुझे हमेशा याद दिलाती कि 1 रुपये का भी कितना महत्व है, क्योंकि तब हमको 100 किलो चावल बेचने के बाद 5 रुपये मिलते थे। वो 5 रुपये, वो एक 100 किलो चावल बेचने के लिए, एक कट्टा बेचने, 2 कट्टा बेचने के लिए, 1 क्विंटल चावल बेचने के लिए 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा में कन्विंस करता था। और मुझे आखिरी में जब सोचता था कि मैंने आधा घंटा कन्विंस करने के बाद इसने खरीदा, 5 रुपये मुझे बचे, पर वो 5 रुपये में तब आनंद था। तो इसीलिए वो 5 रुपये का महत्व, 1-1 रुपये का महत्व क्या है, ये हमको भी समझना चाहिए, हमको भी याद रखना चाहिए, और हमारे आने वाली अगली जनरेशन्स को भी याद रहना चाहिए। इसी लोग किराना दुकान रखिए। चलिए परिणीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया, एकदम बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी। हमारे खास कार्यक्रम मनपा के मुद्दे आप देख रहे थे। अगले एपिसोड में हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।